आज मैं डिस्कस करूँगी तुम्हारा सबसे रीसेंट वाला पेपर दिसंबर 2022 का। अब मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट मुझसे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मैम ये 2022 का पेपर है तो 2023 का पेपर कौन सा है, वो कहाँ पे है। तो बेसिकली जो तुम्हारा अब जनवरी में एग्ज़ाम हो रहा है ना, वो पहले वाले बच्चों का दिसंबर में हुआ था, तो तुम ये 2023 का मान के चलो, ठीक है। इससे पहले वाला पेपर होगा तुम्हारे पास फरवरी 2022 में, वो कोविड वाला थोड़ा टाइम था तो उन वाले बच्चों का पेपर हुआ था जनवरी के बजाय फरवरी में। तुमसे पहले वाले बच्चों का पेपर हुआ था दिसंबर में और तुम्हारा पेपर हो रहा है जनवरी में, तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम जो ये पेपर है दिसंबर 22 वाला, इनका पैटर्न, इसका पैटर्न बहुत डिफरेंट है और जो फरवरी 22 वाला था उसका पैटर्न डिफरेंट है। तो मैंने तुम्हें क्लास में भी बताया था ये चीज़ कि जो अभी रिसेंट पेपर आया था 2022 वाला, ये वाला पेपर जो मैं आज डिस्कस करूँगी, इसका पैटर्न इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट दिया था। इसमें इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एसी सर्किट का थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन दे दिए थे, इन्होंने ट्रांसफार्मर का एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था, इन्होंने लास्ट यूनिट में से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था, सेक्शन डी में से पीएमएमसी, पीएमएमआई, फ्यूज़, एमसीबी, एमसीसीबी, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया था। इन्होंने बहुत ज़्यादा, इन्होंने थ्योरम्स वाला पार्ट ज़्यादा दे दिया था और इन्होंने स्टार डेल्टा पे पूरे 30 मार्क्स का दे दिया था। जो ये वाला क्वेश्चन आता है, 7th क्वेश्चन आता है, ये आइडियली तुम्हारा आना चाहिए था ट्रांसफॉर्मर पे बेस्ड, बट इन्होंने स्टार और डेल्टा पे ही दे दिया था। तो अगर तुम्हें पैटर्न फॉलो करना है तो इस वाले पेपर का पैटर्न मत फॉलो करना, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है। पैटर्न फॉलो करना है तो अपना सिलेबस उठाना, जो मैंने बताया था कि हर एक सेक्शन में से 2-2 क्वेश्चन कवर होंगे और उसमें से तुम्हें एक एक क्वेश्चन कवर करना है, वो करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम क्या छोड़े, डीसी कर ले, एसी छोड़ दे, ये कर ले, वो छोड़ दे। तो देखो, छोड़ने के लिए तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है। तुम्हारे पास हर एक यूनिट में से, मैंने बताया था, अपना दिमाग लगाओगे तो 2 सेक्शन है ना। 2 सेक्शन मतलब सेक्शन ए के तुम्हारे पास बेसिकली 2 पार्ट है, मान लेते हैं। एक है तुम्हारे पास डीसी सर्किट और एक है तुम्हारे पास एसी सर्किट। और मैंने तुम्हें क्या बोला है कि हर एक सेक्शन में से तुम्हें क्या अटैम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो एक क्वेश्चन आएगा डीसी का 15 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आएगा एसी का 15 मार्क्स का। तो या तो तुम डीसी कर लो या फिर एसी कर लो, इन दोनों में से एक कर लो, ठीक है। इसी तरह सेक्शन बी पे आ जाएंगे तो हम सेक्शन बी पे इसी तरह तुम्हारे पास एक है ट्रांसफॉर्मर और एक है आई थिंक पॉलीफेज का ही है ना, ट्रांसफॉर्मर और पॉलीफेज। तो इन दोनों में से मैं सजेस्ट, इन दोनों में से कोई भी एक कर लो, या तो ट्रांसफॉर्मर कर लो या पॉलीफेज कर लो। इसी तरह नेक्स्ट मशीन है। मशीन में तुम्हारे पास 2 चीज़ें हैं, डीसी मशीन और एसी मशीन। या तो डीसी मशीन कर लो या फिर एसी मशीन कर लो। बट ये चीज़ मैंने कभी तुम्हें क्लास में डिस्कस नहीं करी। रीज़न उसका क्या है कि क्यों मैंने क्लास में नहीं बताया कि ये कर लो या ये कर लो। मैंने हमेशा से यही बोला कि सारा करना है। रीज़न उसका यह है कि कोई बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे डीसी कर लिया, ठीक है। अब डीसी में तुमने थेवेनिन भी कर ली, नॉर्टन भी कर ली, मैक्सिमम पावर भी कर ली और मैश भी कर लिया। तुम्हारे हिसाब से तो तुमने कर लिया, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमने कर लिया, बट हो सकता है पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो तुमसे ना हो पाए सॉल्व, हो सकता है ना ऐसा, राइट। तो तुम्हारे पास एक बैकअप ऑप्शन रहेगा एसी का। तो तुम उस टाइम पे ये है कि अगर तुम्हें डीसी नहीं आता तो कम से कम तुम एसी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। या फिर इसी तरह अगर तुम पहले से ही ट्रांसफॉर्मर और पॉलीफेज में से एक चैप्टर करके गए हो और मान लो ट्रांसफॉर्मर का भी वही क्वेश्चन आ गया जो तुम्हें आता ही नहीं है, तो तुम्हारे पास तो बैकअप ऑप्शन बचेगा ही नहीं ना। इसीलिए अब मैं लास्ट टाइम पे बता रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछे थे कि ये कर ले या ये कर ले, ओके। अब नेक्स्ट मैं इसमें बता रही हूँ जो इसमें आया हुआ है, इससे ऊपर तक का मैंने पार्ट डिस्कस कर लिया था। मैं सेक्शन सी का पार्ट बता रही हूँ। अब सेक्शन सी में देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हुआ है। अब मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स में से ये भी पूछ रहे हैं मैम इनकी डेरिवेशन आएगी, इनकी डेरिवेशन आएगी। तो हाँ भाई, इनकी डेरिवेशन आएगी। इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है कि फेज़र डायग्राम बनाना है। अगर इन्होंने मेंशन नहीं भी करा होता तो फेज़र डायग्राम ज़रूर बनाना है। तो इसमें इन्होंने बोला हुआ है स्टार कनेक्शन के लिए। तुम्हें पता है स्टार कनेक्शन के लिए क्या रिलेशन होता है, VL इज इक्वल टू √3 VPH और IL इज इक्वल टू IPH। तो ये तुम्हारा पूरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन कर लेना, जो मैंने क्लास में भी करवाई थी, और उसके साथ उसका फेज़र डायग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुम्हें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, स्टार कनेक्शन है।
सबसे पहले देखो कि स्टार आते तो तुम्हें दो चीज़ें लिखनी है। क्या वो दो चीज़ें लिखनी है? ये दो फॉर्मूलेज लिखने हैं। अब इसमें हमारे पास एक और फॉर्मूला यूज़ होता है। क्या फॉर्मूला यूज़ होता है? दैट इज़ VPH इज इक्वल टू IPH इंटू ZPH, जिसमें हमें ZPH पता है कितना दिया हुआ है 8 + J6, राइट। तो उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है? वोल्टेज दी हुई है। वोल्टेज कौन सी वोल्टेज दी हुई है? मैंने बताया था कि जो भी वोल्टेज मेंशन ना हो तो वो हम कौन सी वोल्टेज कंसिडर करते हैं? लाइन वोल्टेज कंसिडर करते हैं। तो लाइन वोल्टेज दी हुई है तो क्या यहाँ से फेज़ वोल्टेज आ जाएगी? VL/√3 कर दो, 420 डिवाइडेड बाई √3 कर दो। ये डायग्राम देख के बस बच्चे कंफ्यूज हो गए कि मैम ने ऐसा डायग्राम तो करवाया नहीं था, बट इस डायग्राम से तुम्हारा काम आसानी हुआ है। देखो ये मान लेते हैं R, ये मान लेते हैं Y और ये मान लेते हैं B। तो R और Y के बीच में कितनी वोल्टेज है? लाइन वोल्टेज होती है R और Y के बीच में, तो VL की वैल्यू कितनी हो गई? 420 वोल्ट। इसी तरह ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल से कनेक्ट हो रहा है, तो ये तुम्हारा बेसिकली R और N से कनेक्ट हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? VRN। VRN कौन सी वोल्टेज हो गई? फेज़ वोल्टेज हो गई। VPH कितनी हो गई हमारे पास? 231 वोल्ट हो गई, राइट। तो अब हमारे पास इम्पिडेंस दिया हुआ है तो सिंपल है, करंट आ जाएगा। करंट कैसे आएगा? देखो एक बार इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? VPH इज इक्वल टू IPH मल्टीप्लाइड बाय ZPH। VPH इन्होंने दे दिया है, दैट इज़ हाउ मच? 231। IPH हमें निकालना है। ZPH इन्होंने कितना दिया हुआ है? 8 + J6। तो मैं Z का फॉर्मूला लगाऊंगी तो क्या फॉर्मूला बनता है? R² + XL का स्क्वायर। और हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन भी क्या होती है? Z इज़ इक्वल टू R + JXL। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। और इसी तरह XL की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 6 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास ZPH की वैल्यू आ गई, दैट इज़ रूट ऑफ हाउ मच? R², 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू सॉल्व करके 64 + 36 जो भी आएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास ZPH की वैल्यू आ गई। ठीक है, ZPH की वैल्यू आ गई। ZPH की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास IPH की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है तुमसे? लाइन करंट पूछा हुआ है। लाइन करंट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? स्टार कनेक्शन में अगेन लाइन करंट इज इक्वल टू द फेज करंट, राइट। तो हमारे पास लाइन करंट के लिए जो फेज करंट है वही तुम्हारा लाइन करंट होगा। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? cos∅। cos∅ का फॉर्मूला क्या होता है? R/Z। फॉर्मूले के लिए इम्पिडेंस ट्राइंगल तुम्हें याद रखना पड़ेगा। R कितना है? 8 है। Z कितना आया था सॉल्व करके? 10 आया था। तो cos∅ कितना आ गया? 0.8 आ गया। नेक्स्ट इन्होंने पूछा हुआ है टोटल वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर तुम्हारी किसकी यूनिट होती है? पावर की यूनिट होती है। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था हमारे पास 3 टाइप्स की पावर होती है। एक होती है एक्टिव पावर, एक होती है रिएक्टिव पावर और एक होती है एपरेंट पावर। 3 फेज के केस में एक्टिव पावर का क्या फॉर्मूला होता है? √3 VL/IL cos∅। रिएक्टिव पावर का क्या फॉर्मूला होता है? √3 VL/IL sin∅। और एपरेंट पावर का क्या फॉर्मूला होता है? √3 VL/IL। अब इसकी यूनिट देखें तो एक्टिव पावर की यूनिट होती है हमारे पास वॉट, रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है हमारे पास VAR। VAR का मतलब क्या है? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और एपरेंट पावर की यूनिट क्या होती है? VA। VA का मतलब क्या है? वोल्ट एम्पियर। तो अब देखो इन्होंने कौन सी यूनिट पूछी है? वोल्ट एम्पियर। मतलब इसके मतलब इन्होंने कौन सी पावर पूछी है? एपरेंट पावर पूछी है, जिसमें हमें √3 भी पता है, VL भी पता है और हमें IL भी पता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इन्होंने क्या बोला हुआ है? यूजिंग द अप्रोप्रिएट फेजर डायग्राम डिराइव द रिलेशनशिप अमंग वोल्टेज एंड करंट इन डेल्टा कनेक्टेड। देखो इन्होंने दोनों डेरिवेशन पूछ ली, स्टार वाली भी और डेल्टा वाली भी। अगर कोई बच्चा ये डेरिवेशन ही करके गया तो उसके 15 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल में इन्होंने कौन सा कनेक्शन दे दिया? डेल्टा कनेक्शन दे दिया। डेल्टा कनेक्शन का डायग्राम बनाओ तो इस तरह से है, जिसमें कि VL की वैल्यू दे दी। VL इज इक्वल टू हाउ मच? 420 वोल्ट है।
करंट की वैल्यू दे दी, IL इज इक्वल टू 22 एम्पियर है, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, पावर दे दिया। एक मिनट, देखो मैं इसका प्रॉपर डायग्राम बना रही हूँ। हमारे पास क्या है, डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक है। पेपर में डायग्राम ज़रूर बना के आना ही है। डेल्टा कनेक्टेड है, इसमें हमारे पास लाइन वोल्टेज कितनी दे दी, 420 वोल्ट। लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन। और करंट का क्या रिलेशन होता है, IL इज इक्वल टू √3 IPH। लाइन करंट दे दी हमारे पास 22 एम्पियर, तो यहाँ से हमारे पास फेज करंट आ जाएगी। फेज करंट कितनी आएगी, दैट इज़ 22 डिवाइडेड बाय √3। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, VPH इज इक्वल टू IPH मल्टीप्लाइड बाई ZPH। VPH पता है 420 है, IPH पता है 22 डिवाइडेड बाई √3 है, ZPH हमें निकालना है। सिंपल, यहाँ से ZPH निकल जाएगा। ZPH मतलब इम्पीडेंस हमारा निकल गया। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, लाइन करंट। अगर फेज करंट पता है तो लाइन करंट भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने पावर भी दे दी। पावर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज √3 VL IL cos phi। पावर दे दी, एक्टिव पावर दी हुई है, देखो इसमें यूनिट क्या है, W मतलब वॉट है। एक्टिव पावर दे दी 10,500। √3 हमें पता है, VL भी हमें पता है, IL भी हमें पता है, तो उसके अक्रॉस हमें cos phi निकल जाएगा। cos phi निकल गया तो हमारे पास पावर फैक्टर आ गया, राइट। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एंड पावर कंज्यूम्ड इफ द सेम लोड इज कनेक्टेड इन स्टार कनेक्शन। बेसिकली क्या करना है, इसमें तुम्हें पहले डेल्टा में सारी चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ से तुम्हारा इम्पिडेंस आएगा, इम्पिडेंस तीनों का सेम आएगा, जो भी आएगा दैट इज़ 420 डिवाइडेड बाई 22 इंटू √3। तो उसी इम्पिडेंस को तुम्हें किस में कनेक्ट करना है, स्टार में कनेक्ट करना है, ठीक है। स्टार में कनेक्ट करने के बाद पावर दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है, वोल्टेज VL कितनी दी हुई है, 420 वोल्ट दी हुई है। अब तुम्हें पता है कि स्टार कनेक्शन में वोल्टेज क्या हो जाती है, डिफरेंट, तो VL इज इक्वल टू √3 VPH। VL पता है हमें, √3 पता है, यहाँ से हमारे पास VPH आ जाएगा। VPH इज इक्वल टू IPH मल्टीप्लाइड बाय ZPH। VPH की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ से 420 डिवाइडेड बाय √3। ZPH जो हमारी ऊपर डेल्टा कनेक्शन से आई है, तो यहाँ से हमारे पास IPH आ जाएगा। IPH का क्या फॉर्मूला होगा, दैट इज़ IL। तो हमारे पास लाइन करंट आ गया। पावर फैक्टर में उसी फॉर्मूले से निकालेंगे जो मैंने अभी तुम्हें बताया है पावर का, क्योंकि स्टार हो चाहे डेल्टा हो, पावर हमेशा दोनों केसेस में सेम ही रहती है। एंड पावर कंज्यूम्ड इफ द सेम लोड इज कनेक्टेड इन स्टार। पावर इन्होंने यहाँ पे तुम्हें एपरेंट पावर भी निकालनी है और तुम्हें एक्टिव पावर भी निकालनी है। एपरेंट पावर का फॉर्मूला √3 VL IL और एक्टिव पावर का फॉर्मूला √3 VL IL cos phi। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ब्रीफली एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मशीन विद अ नीट लेबल्ड डायग्राम। कंस्ट्रक्शन बतानी है, इंडक्शन मशीन मतलब इंडक्शन मोटर, वर्किंग प्रिंसिपल बताना है। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया भी था कि इसमें सबसे पहले बाहर क्या होता है, स्टेटर होता है। स्टेटर में हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, अंदर तुम्हारा रोटर होता है। स्टेटर में हम सप्लाई देते हैं तो उसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटर में हमारे पास क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती है तो मोटर घूमने लग जाती है। ये डिटेल में एक इंडक्शन मशीन के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये न्यूमेरिकल दे दिया। जनरली डीसी मशीन पे तुम्हें न्यूमेरिकल नहीं मिलता, ये पेपर ही थोड़ा सा अलग आया था तो इसलिए तुम्हें मिल रहा है।
अगर ये न्यूमेरिकल आए तो इस बार मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा न्यूमेरिकल नहीं आएगा। न्यूमेरिकल ये देखना है तो अगेन डीसी मशीन की मेरी प्लेलिस्ट पे जाना, उस पर तुम्हें एग्जैक्टली इसी टाइप का न्यूमेरिकल मिल जाएगा। ओके, और भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करके पूछ लो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एक और कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे हैं अबाउट द कैलकुलेटर। देखो कैलकुलेटर का मैं तुम्हें बता देती हूँ। लीगली जो वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लीगली तो तुम्हारे पेपर में अलाउड होता है FX82MS, ठीक है। इसमें बट क्या दिक्कत होती है, इसमें तुम्हारे रेक्टेंगुलर पोलर वाली चीज़ तो सॉल्व हो जाती है, बट तुम्हारे पास इसमें वो नहीं सॉल्व होता, इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्लास में कौन सा बोला हुआ है, FX991MS। 99% ऑफ द टाइम टीचर्स जहाँ पे तुम जाओगे पेपर देने, सुपरिटेंडेंट, वो नहीं पूछते कि कैलकुलेटर तुम्हारा कौन सा है, ठीक है। कैलकुलेटर इलेक्ट्रिकल के पेपर में अलाउड होता है, मैथ्स के भी पेपर में आई थिंक अलाउड होता है, मुझे नहीं पता अलाउड है या नहीं है। मैथ्स के भी बहुत बच्चे पूछ रहे थे मुझसे, बट मैं तुम्हें वो बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ, तुम अपने साथ अपना कैलकुलेटर ले जाना, ठीक है। मैथ्स का पेपर और फिजिक्स का पेपर, इलेक्ट्रिकल में तो लीगली ही अलाउड होता है ये। तो अगर तुम अपने सबसे पहले सम कर लेना, अगर तुमसे कोई कहेगा सेंटर पे कि भाई अपना कैलकुलेटर बैग में रख दो, तो अपना चुपचाप जाके फिर कैलकुलेटर बैग में रख देना, ठीक है, समझ गए। अपने पेपर में साथ लेके बैठ जाना, सबसे पहले कैलकुलेटर वाले क्वेश्चंस कर लेना। फिजिक्स में के लिए भी मैं बोल रही हूँ, मैथ्स के लिए भी मैं वो चीज़ बोल रही हूँ, सबसे पहले कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन कर लेना। बाद में क्योंकि स्टार्टिंग में तो राउंड पे आते नहीं है, ड्यूटी पे आते नहीं है एकदम से सुपरिटेंडेंट वगैरह, अगर इन केस कोई बाद में बोले कि नहीं ये वाला कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो चुपचाप अपने बैग में उठा के रख देना। अब वो चीज़ होती है कि 95% टाइम्स नहीं बोलते ये लोग, कि 5% चांस है, वो तुम्हारी किस्मत है कि बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते, ठीक है। तो कैलकुलेटर का भी अब क्लियर हो गया। जो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सबसे पहले जाते ही अपना कैलकुलेटर वाले क्वेश्चंस ख़त्म कर देना, कि अगर बाय चांस कोई बोले तो तुम एक सिंपल सी स्टेटमेंट कह सकते हो कि सर हमें नहीं पता था कि ये कैलकुलेटर अलाउड नहीं है पेपर में, और चुपचाप उठा के अपने बैग में रख देना। कोई लीगल एक्शन कोई कुछ नहीं होगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है।